दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मीडिया बोल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वक्त अपने देश की जो हालत है, खासकर महामारी के मोर्चे पर, वो बहुत ही गंभीर है। आप सब जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के नक्शे पर भारत की स्थिति कोरोना यानी कोविड-19 के संक्रमित लोगों की संख्या के हिसाब से नंबर 2 हो गई है। हमने ब्राज़ील को पछाड़ दिया है और अमेरिका को, जो चिकित्सा विज्ञानी हैं उनका अनुमान है कि कुछ दिनों के बाद हम शायद अमेरिका को भी पछाड़ देंगे। तो इस तरह से भारत जो है कोरोना कोविड-19 में जो संक्रमित लोगों की संख्या है उसमें हो सकता है कि टॉप पे पहुंच जाए। इस वक्त भारत में प्रतिदिन जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, याद रखिएगा, उतने लोग चीन में, जहां वायरस का पहला विस्फोट हुआ था, वहां टोटल आज तक जितने संक्रमित हुए हैं वो संख्या उससे भी कम है। यानी एक बड़े मुल्क में जो भारत से भी थोड़ा बड़ा है आबादी के हिसाब से, वहां अब तक टोटल संक्रमित लोगों की संख्या से ज्यादा संक्रमित हमारे यहां सिर्फ एक दिन में हो रहे हैं लोग, और वो संख्या इस वक्त है हमारे देश में 90,000 के आसपास, और चीन में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 85,144 बताई जाती है। मौतें चीन में टोटल हुई थी 4,634, यानी नवंबर 2019 से लेकर अब तक। और अपने देश में जो मौतें हैं इस वक्त 73,000 के आसपास पहुंच रही हैं, और 43 लाख के आसपास पहुंचने वाली है संक्रमित लोगों की संख्या। तो ये जो स्थिति है अपने देश में, अगर इसके बरक्स आप अपने देश के टेलीविजन चैनलों का हाल देखें तो वहां क्या हाल हो रहा है। वहां सिर्फ 2-1 कहानियां चल रही हैं, और उसमें भी सबसे बड़ी कहानी जो लगातार सुबह शुरू होती है, रात खत्म होती है। और जब रात को टेलीविजन चैनल चले जाते हैं, बिल्कुल सब चले जाते हैं अपने घर, 2-4 लोग ऑफिस में रहते हैं या 1 दर्जन लोग रहते हैं, उस वक्त भी जो कहानी चल रही होती है वह भी वही कहानी होती है। कितने घंटे वो कहानी चलती है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। दुनिया के टेलीविजन चैनलों की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, ऐसा कवरेज आप कहीं नहीं पाएंगे। एक कहानी जो शुरू हुई थी मौत से, कि वह आत्महत्या है या मौत है, इसमें सरकारें आ गई, और चूंकि बिहार में चुनाव था सरकार ने रुचि ली। अब क्यों ली, अब ये सब आप समझ रहे हैं। लेकिन अब वो कहानी आ गई है इस मोड़ पर कि गांजा कौन पीता था, चरस कौन लेता था, और कौन कितना इस्तेमाल करता था मादक द्रव्यों को। तो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के पास अब ये कहानी चली गई है। सीबीआई, आईबी, पता नहीं कौन कौन देख रहा था। अब ये कहानी, इसमें ये शामिल हो गया है कि रिया चक्रवर्ती अब गिरफ्तार होगी कि कब गिरफ्तार होगी। अभी जब मैं आपके सामने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो खबर आ रही है चैनलों पर कि बस होने ही वाली है। 9 लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और बॉलीवुड के जितने बड़े लोग हैं उनके ऊपर भी छाया मंडरा रही है कि कैसे लोगों को शिकंजे में लिया जाए। बॉलीवुड अपने देश की एक बड़ी सांस्कृतिक थाती रही है, धरोहर रही है। आप उसके निगेटिव्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसके पॉजिटिव्स को कैसे इग्नोर करेंगे, आजादी से पहले और आजादी के बाद। लेकिन ऐसा लगता है कि टेलीविजन जैसे कोई एक अबोध बच्चा हो जिसके हाथ में किसी ने पूंछी दे रखी हो, और वो पूंछी जो है काले कलर को एक ब्लैक रंग से, जैसे लगता है कि सारी धवल मूर्तियों को, सभी महापुरुषों या कोई भी जो अच्छे लोग हैं उनकी मूर्तियों पर जैसे लगता है कि कोई बच्चा कालिख पोत रहा हो, जिसको मालूम न हो कि वो अपनी काले रंग से जो लबालब है कुची, वो कहां चला रहा है। तो इन मूर्तियों पर जो कालिख लगाई जा रही है वो अद्भुत है, और जो कालिख लगाए जाने वाली मूर्तियां हैं उन पर माल्यार्पण हो रहा है, उन्हें धूप दशांग दिखाई जा रही है। अब देश में इस वक्त जो हालात हैं दोस्तों, केवल कोविड की बात नहीं, आप बताइए महंगाई का क्या हाल है, आप बताइए बेकारी का क्या हाल है। हम तो सरकारी आंकड़ों की बात कर रहे हैं, या सरकार को आंकड़ा उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं का आंकड़ा हम तो पेश कर रहे हैं कि भाई इस वक्त अपने देश में जो महंगाई है और जो बेकारी है वो पूरी दुनिया में अगर रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो हम क्लाइमेक्स पर हैं। और जीडीपी का तो हाल आपने देख लिया, जीडीपी पर सरकारी आंकड़ा आ गया शून्य से नीचे गिरकर वह -23.9%। क्या इसकी कोई परिकल्पना किसी ने की थी कि जीडीपी हमारी ये हो जाएगी? लेकिन वो हो गई है। और
इसके अलावा इस वक्त देश की संसद में पता चला कि अभी सेशन होने वाला है, उसमें प्रश्नोत्तर नहीं होगा, प्रश्नोत्तर होगा ही नहीं। वो पार्लियामेंट कैसी जिसमें प्रश्नोत्तर नहीं, लेकिन वो होने जा रहा है। और तो और इस वक्त अपने देश की जो पीएसयूज हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो धड़ाम धड़ाम बिक रहे हैं। इसकी तुलना में किससे करूं? ये तो ऐसे ही लगता है कि जैसे एक जमाने में पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम, एक टेस्ट सीरीज थी, हमें याद है, उसमें दूसरी पारी में अनिल कुंबले ने ऐसी बॉलिंग की कि 10 विकेट डाउन कराए, धड़ाम धड़ाम पाकिस्तान के विकेट गिरते गए। ये संभवतः फरवरी 1999 की बात है। वैसे ही धड़ाम धड़ाम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेची जा रही हैं, या उनका इस तरह विनिवेशीकरण हो रहा है कि कंट्रोल प्राइवेट हाथों में चला जाए। तो भारत के पास बचेगा क्या? रेलवे का हाल बुरा है, एयरपोर्ट्स बिक रहे हैं। मुंबई जैसा एयरपोर्ट चला गया प्राइवेट हाथ में, पहले भी था, अब दूसरे ढंग से आ गया। और त्रिवेंद्रम राज्य सरकार के विरोध के बावजूद सौंप दिया गया। इसी तरह से एलआईसी का क्या हाल है? एलआईसी की कल्पना नहीं की जा सकती थी, उसको भी दूसरे को दिया जा रहा है। तो हम इन्हीं प्रश्नों पर बात करेंगे कि आखिर हमारे टेलीविजन चैनलों में ये जो न्यूसेंस है वो क्यों? क्या ये केवल टीआरपी का प्रेशर है, या एजेंडा सेटिंग है, या क्या है इसके पीछे कहानी? क्या ये राजनीतिक औजार बन गए हैं हमारे टेलीविजन चैनल? इसी कहानी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 मेहमान हैं। एमके वेणु, द वायर के फाउंडिंग एडिटर, आशुतोष, IBN 7 के वो 18 के वो एडिटर रहे हैं और अभी सत्य हिंदी का संचालन करते हैं, संपादन करते हैं। और हमारे साथ नवीन कुमार हैं, आज तक के एडिटर रह चुके हैं कुछ दिन पहले तक, उन्होंने मजबूरी बस आज तक को छोड़ा था। सबसे पहले आशुतोष, आपसे मैं 2 बातें केवल जानना चाहता हूं, बहुत लंबी चौड़ी बहस नहीं करेंगे हम। पहली बात कि एडिटर्स का एक सेक्शन, खासकर जो टेलीविजन चैनलों के एडिटर रह चुके हैं पहले, जो इन दिनों टेलीविजन चैनलों को जैसे पेश किया जा रहा है उससे क्षुब्ध हैं। वो कहते हैं, और मैं समझता हूं कि उसमें आप भी शामिल हैं, जो कहते हैं कि भाई टीआरपी जो है वही मुख्य फैक्टर है, जो ये सारी चीज़ें जिनकी वजह से गड़बड़ हुई हैं। अगर टीआरपी सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए, यानी जो रेवेन्यू आएगा टेलीविज़न को, उसके लिए कोई और जरिया हो, टीआरपी न हो, तो शायद जो है टेलीविज़न चैनल इस कदर चीज़ों को ट्रिविलाइज नहीं करेंगे और इस तरह सनसनीखेज नहीं बनाएंगे, या शायद वो और जो बहुत सारी गड़बड़ियां हों उनकी वो नहीं दिखाएंगे। उर्मिला जी, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दरअसल इस टीवी चैनल की जो अंधी दौड़ है, जिस तरीके से रेटिंग के लेकर मारपीट हो रही है और जिस तरीके से ये गंदगी फैलाई जा रही है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण जो मुझे समझ में आता है वो है रेटिंग सिस्टम। और पिछले 10 साल से मैं लगातार ये डिमांड करता जा रहा हूं कि जो टीआरपी सिस्टम है, जो रेटिंग सिस्टम है, इसको न्यूज चैनल से बाहर कर देना चाहिए। और किसी भी चैनल की लोकप्रियता, किसी भी चैनल की अच्छाई या बुराई इस आधार पर नहीं आंकी जानी चाहिए, या उसके एडिटोरियल क्वालिटी इस आधार पर नहीं आंकी जानी चाहिए कि उसके रेटिंग कितनी ज्यादा है या उसकी रेटिंग कितनी कम है। इस देश के अंदर ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो दरअसल न्यूज चैनल होने की पात्रता भी नहीं रखते हैं, लेकिन रेटिंग सिस्टम में वो काफी ऊंचे हैं। तो इसके आधार पर क्या ये मान लिया जाए कि वो बहुत ही अच्छे चैनल हैं? बिल्कुल नहीं। और कुछ ऐसे चैनल हैं जो रेटिंग सिस्टम में बहुत नीचे होते हैं, लेकिन उनकी जो एडिटोरियल क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि हर हफ्ते बृहस्पतिवार को सारे टीवी एडिटर्स की, सारे टीवी के मालिकों की सांस जो है वो रुकी रहती है, क्योंकि उस दिन रेटिंग आती है। और सुबह जैसे ही रेटिंग आ जाती है, उसके आधार पर यह तय हो जाता है कि फला चैनल अच्छा है, फला चैनल बुरा है। होता क्या है कि पिछले हफ्ते में हर आधे घंटे पे आप इस रेटिंग सिस्टम के आधार पे आप ये मैपिंग कर सकते हैं कि कौन सी न्यूज, कौन सा स्टोरी वो चली और कौन सी स्टोरी नहीं चली। मान लीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत की स्टोरी अगर पिछले हफ्ते उसने टीवी चैनल्स को खूब जम के रेटिंग दे दी, तो फिर आप ये मान के चलिए कि अगले हफ्ते और उसके अगले हफ्ते भी सुशांत सिंह राजपूत पर ही स्टोरी होगी। और अगर कोरोना ने अगर रेटिंग नहीं दी है तो फिर कोरोना के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, भले ही कोरोना से हजारों लोगों की मौत हो जाए, या अर्थव्यवस्था अगर 23.9% पहुंच गई है, लेकिन अगर उसमें डिस्कशन करने से या उसमें डिबेट करने से, उसमें दंगल और आर पार करने से अगर रेटिंग नहीं आती है,
तो इकोनॉमी की हालत कितनी भी बुरी हो जाए, अर्थव्यवस्था में की वजह से कितने भी लोग बेरोजगार हो, उस पर जो है किसी तरीके की बहस नहीं होती। तो सारी समस्या का जड़ जो है, जो मुझे लगता है, वो यही रेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसमें आप 24 घंटे में हर आधे घंटे का हिसाब किताब जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जैसे मान लीजिए 12 बजे, तो 12 से 12:30 के बीच में पिछले हफ्ते कौन सी स्टोरी चली थी जिसके आधार पे उनको रेटिंग बहुत मिली, और अगर ऐसा साबित हो जाता है कि उस आधे घंटे में उनको रेटिंग बहुत मिली है, तो अगले हफ्ते भी कोशिश ये की जाती है कि उसी पैटर्न को फॉलो किया जाए, उसी तरीके की स्टोरीज को फॉलो किया जाए। ये मूल समस्या है। और फिर क्या होता है कि जब किसी भी चैनल की रेटिंग हाई हो जाती है तो वो मार्केट में जाता है, एडवर्टाइजर्स के पास जाता है, एजेंसीज के पास जाता है और उनसे कहता है देखो हमारी लोकप्रियता बाकी चैनलों से ज्यादा है या बाकी से बेहतर है, हमारी रेटिंग बहुत अच्छी है, तो चूंकि इसलिए रेटिंग अच्छी क्योंकि ज्यादा लोग हमें देख रहे हैं, लिहाजा आप मुझे बेहतर विज्ञापन दीजिए, विज्ञापन की जो रेट है वो मुझे बाकी लोगों से बेहतर दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो विज्ञापन रेटिंग से सीधे रिलेशनशिप है विज्ञापन का, और विज्ञापन का सीधे रिलेशनशिप है रेवेन्यू से, तो रेवेन्यू का सीधे रिलेशनशिप प्रॉफिट एंड लॉस से। तो जो कंपनी जिसकी रेटिंग लगातार अच्छी आती रहती है उसको एडवर्टाइजिंग एजेंसीज बेहतर रेट भी देते हैं और उनको बेहतर रेवेन्यू भी मिलता है। इसी वजह से टीवी चैनल्स की जो पूरी कोशिश होती है वो रेटिंग लाने की कोशिश होती है, वो उनकी कोशिश ये नहीं होती है कि किस तरीके से अच्छी स्टोरीज करें, किस तरीके से स्टोरीज ब्रेक करें और किस तरीके से क्वालिटी कंटेंट या क्वालिटी न्यूज गैदरिंग पर जो पैसा खर्च करें। ये बुनियादी समस्या, जब तक आप इस बुनियादी समस्या का हल नहीं खोलेंगे, जब तक आप टीआरपी सिस्टम को नहीं बंद करेंगे, जब तक आप रेटिंग सिस्टम को बंद नहीं करेंगे, तब तक न्यूज चैनल का कोई उसका इलाज नहीं हो सकता है और आज से 10 साल बाद भी ऐसे ही डिबेट करते हम रहेंगे। और दूसरा सवाल आशुतोष मेरा आपसे ये है कि क्या एजेंडा सेटिंग और टीआरपी, इन दोनों में किसको आप ज्यादा बड़ा फैक्टर मानते हैं? क्या ये महज टीआरपी है या इसके पीछे पॉलिटिकल एक टूल बनना भी टेलीविजन चैनलों का वो भी एक फैक्टर है? देखिए, ये जो आपने सवाल किया उर्मिलेश जी, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है कि जो क्या किसी तरीके का कोई राजनीतिक दबाव, कोई सरकारी दबाव टीवी चैनल्स पर होता है, न्यूज चैनल्स पर होता है, तो इसको हमको थोड़े अलग अंदाज से समझना पड़ेगा। अलग अंदाज इससे समझना पड़ेगा क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि टीआरपी सिस्टम की वजह से जो कंटेंट के अंदर जो फ्रिवलेसनेस होती है, जो डंबिंग डाउन ऑफ द कंटेंट होता है, जो सांप बिच्छी गोजर और एलियन चलते हैं जिसकी वजह से आई बॉल स्केचिंग होती है, वो एक अलग तरीके का फिनोमेना है, वो रेटिंग को गार्नर करने का फिनोमेना है। जब हम पॉलिटिकल प्रेशर्स की बात करते हैं या गवर्नमेंटल प्रेशर्स की बात करते हैं तो वो इस संदर्भ में करते हैं क्योंकि सरकार, आज की जो सरकार है, वो खास तरीके का नैरेटिव इस देश के अंदर चलाना चाहती है। इस नैरेटिव के कई तत्व हैं। पहला तत्व यह है कि किसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को आप टारगेट मत करिए, यानी उनसे आप सवाल नहीं पूछ सकते। अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपकी नौकरी और एडिटर की नौकरी और एंकर की नौकरी और मालिक का बिजनेस, ये तीनों खतरे में पड़ सकता है। तो ये एक दबाव बहुत स्पष्ट तौर पर। दूसरा एक आइडियोलॉजिकल प्रेशर है। आइडियोलॉजिकल प्रेशर का मतलब ये कि खास तरीके का कंटेंट आप चला सकते हैं, जैसे कि हिंदू मुसलमान का सवाल होता है, जैसे कि कश्मीर का सवाल होता है, जैसे कि पाकिस्तान का सवाल होता है। आपको टीवी चैनल्स पे ये डिबेट बहुत कम दिखाई पड़ेगी। कुछ चैनल दिखाते हैं लेकिन कुछ एंकर्स भी इस बारे में बहस करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो ये बहस नहीं करते हैं कि चीन भारत की सीमा में घुसकर आकर बैठा हुआ है। तो दरअसल इस खबर को कितने चैनल्स दिखाते हैं? बहुत कम। बल्कि कोशिश ये होती है कि जो सरकार का पक्ष है, और सरकार बार बार ये कहती है कि चीन हमारी सीमा के अंदर नहीं घुसा हुआ है, तो उस पर बहस नहीं होती, बल्कि ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि चीन भारत की सीमा में नहीं घुसा हुआ है। और जो लोग ये आरोप लगाते हैं वो लोग या तो चीन से मिले हुए हैं, या चीन परस्त हैं, या वो भारत के दुश्मन हैं। इस तरीके की बातें की जाती हैं। हिंदू मुसलमान का सवाल है, अगर दिल्ली के अंदर दंगा होगा तो ये आरोप लगाने की कोशिश बड़े कभी स्थूल तरीके से की जाती है और कभी दूसरे तरीके से की जाती है। दरअसल इन दंगों के पीछे हो ना हो, ज्यादातर तो मुस्लिम समुदाय ही होंगे, और उसका उदाहरण दिया जाता है पीएफआई जैसे संगठन का नाम खड़ा कर दिया जाता है। और पीएफआई का जब नाम दिया जाता है तो यह मान के चलिए कि उसके पीछे खास तरीके के अल्पसंख्यक तबके को टारगेट करने की कोशिश होती है। तो ये जो नैरेटिव है, अब जो ओवैसी है, ओवैसी की अगर छोटा सा भी स्टेटमेंट दे देते हैं तो उस खबर को बहुत बड़ा बना दिया जाता है। और फिर पूरी कोशिश ये होती है कि जो पूरा का पूरा जो विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है, लेफ्ट है, या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो विपक्ष में हैं, वो सारी समस्या की जड़ है और वो इस देश के अंदर सांप्रदायिकता को फैला रही हैं। वो पाकिस्तान परस्त हैं, वो चीन परस्त हैं, वो कश्मीर की आजादी की बात करते हैं, और वो दरअसल एंटी नेशनल और आतंकवादियों के साथ खड़े हुए हैं। तो ये एक अलग तरीके की दिक्कत हो गई है। तो मैं जो साफ तौर पे आपसे कह रहा हूं कि टीआरपी
जो है वो कंटेंट को डंबिंग डाउन करता है। लेकिन सरकार का जो दबाव है, ये जो दबाव है, वो दरअसल एक खास तरीके के नैरेटिव को बिल्ड करके सरकार में बने रहने की भूमिका तैयार करता है। अब इसमें तो सुशांत सिंह का मसला ये है, वो इसके पीछे भी एक लंबी कहानी हो सकती है। टीआरपी निश्चित तौर पर सुशांत सिंह से टीवी चैनल्स को मिलने, इसलिए वो टीआरपी को लेकर इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ कोशिश सरकार की भी ये होगी और सत्ता पक्ष की भी होगी कि अगर सुशांत सिंह पर अगर बहस नहीं होगी तो फिर कोरोना के ऊपर बहस होगी, अर्थव्यवस्था के ऊपर बहस होगी, और उसके अलावा चीन के हमले के ऊपर बहस होगी। और जब इन चीजों पर बहस होगी तो जाहिर सी बात है कि सरकार कटघरे में खड़ी होगी, देश के प्रधानमंत्री कटघरे में खड़े होंगे, जो सरकार कभी नहीं चाहेगी। इसलिए ऐसे कंटेंट को जो है वो प्रभावित किया जाता है और ऐसी स्थितियां पैदा की जाती ताकि खास तरीके से सुशांत सिंह पर ही बहस होती रहे। तो ये अपने आप में एक अलग तरीके का संकट है। नवीन कुमार, आपने आशुतोष की बात सुनी, आपको कैसे लगता है, क्या लगता है, क्या वाकई ये टीआरपी जो है वही एक फैक्टर है या और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमारे सीनियर एडिटर्स या बहुत सारे मीडिया समीक्षक शायद नजरअंदाज कर रहे हैं या शायद उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं? तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि मीडिया का जो एक बड़ा सेक्शन, मैं कहूँगा क्योंकि टेलीविज़न आज की तारीख में बड़ा ही हिस्सा है टेलीविज़न का, मीडिया का, क्योंकि उसकी रीच बहुत ज़्यादा है, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। और यहाँ तक कि आप देखिए जो अखबार हैं उसमें मैं तो कहूँगा कि जो भाषाई अखबार, खासकर मैं हिंदी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वो जो अखबार हैं वो टेलीविज़न को ही परोस रहे हैं अपने यहाँ, अपने शब्दों में, अपने पन्नों में, अपने पृष्ठों पे। तो ये जो पूरी की पूरी जो मीडिया इंडस्ट्री है, ये इसमें टीआरपी उतना बड़ा फैक्टर है या दूसरे फैक्टर? देखिए, टीआरपी एक वजह है, टीआरपी एकमात्र वजह नहीं है। ये बाहरी आदमी का नजरिया हो सकता है, लेकिन न्यूज रूम के अंदर घुसे हुए जिसने मुख्य धारा की मीडिया में या टेलीविजन चैनल में काम किया है, वो समझता है इस बात को कि केवल टेलीविजन की टीआरपी एक फैक्टर नहीं है उसके पतित होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक कारण टीआरपी है, बाकी संपादक नाम के संस्थान का खत्म हो जाना है। मालिक, जो पहले मीडिया मालिक होते थे, वो अपने संस्थान के साथ, उसके पत्रकारीय मूल्यों के साथ खड़े होते थे। उनकी एक न्यूनतम आस्था होती थी उन मूल्यों के प्रति। वो मूल्य पूरी तरीके से धराशायी हो चुके हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है। एक बहुत क्रांतिकारी संपादक ने बिना ड्राइवर की कार चलाई थी, तब भी ये सवाल था कि क्या टीआरपी के लिए की गई थी। एक बहुत क्रांतिकारी संपादक ने खली नाम की शुरुआत की थी। एक बहुत क्रांतिकारी संपादक ने चलाया था देखो उड़ गई गाय हवा में। तो तब भी ये सब चीजें थीं। आज उसका चेहरा बदला है। केवल ऐसा नहीं है कि सब कुछ आज आकर खड़ा हो गया। इसकी तैयारी दरअसल मानसिक तौर पर दर्शक को, पाठक को करप्ट करने की तैयारी, उसको भ्रष्ट बनाने की तैयारी टेलीविजन बहुत लंबे समय से कर रहा था। और अब उसकी परिणति हमारे सामने है। क्या आज का अर्णब गोस्वामी वैसा ही है जैसे आज से 5 साल पहले था? नहीं, यह पतन की पराकाष्ठा है, यह पतन की शुरुआत नहीं है। इससे और ज्यादा पतित होना टेलीविजन का भी बचा हुआ है। और इसकी वजह यह है कि टेलीविजन का संपादक दरअसल उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो पत्रकारिता करने के लिए, आप टीआरपी की बात करते हैं, आप मुझे बताइए, आज से साल 1.5 साल पहले एक टेलीविजन चैनल ने दोपहर में फिल्म चला दी टीआरपी के लिए। टीआरपी जो है वो कंपैरेटिव होगी ना, तुलनात्मक होगी ना। आप क्या चलाकर टीआरपी ला रहे हैं और उसके मुकाबले आप क्या चला रहे हैं, यह इस बात से तय करेगा ना। आप खबर चलाकर टीआरपी ला रहे हैं या फिल्म चलाकर टीआरपी ला रहे हैं या खली चलाकर टीआरपी ला रहे हैं या बिना ड्राइवर की कार चलाकर टीआरपी ला रहे हैं, ये सब चीजें तो तुलनात्मक है। आप कैसे कह सकते हैं कि टीआरपी अपने आप में कोई सब्जेक्टिव मसला नहीं है? उसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, उस पर भी सोचना पड़ेगा। और टीआरपी दरअसल एक झूठ है जिसके नाम पर टेलीविजन के मालिक, टेलीविजन का संपादक और टेलीविजन का एंकर अपनी ढाल ढूंढता है। यह एक कॉन्स्पिरेसी है, इसमें फंसने की कोई जरूरत नहीं है। इसको समझने की जरूरत है कि टीआरपी के नाम पर जो गंधा परोस रहे हैं, दरअसल वो अपने दर्शक को, अपने पाठक को करप्ट कर देने की एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी है। और इसके जाल से निकलना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। और अर्णब गोस्वामी का फेनोमेनन है। अर्णब गोस्वामी कोई चेहरा नहीं है, वो फेनोमेनन है।
एक उसकी तरह के चेहरे हर चैनल में आकर बैठ गए हैं। पहले एक अर्णब गोस्वामी था, आज हर चैनल पर अर्णब गोस्वामी नजर आते हैं। तो ये जो तड़प पैदा हुई है टेलीविजन चैनलों के एंकर में अर्णब गोस्वामी हो जाने की, वो तड़प किसकी पैदा की हुई है? वो टेलीविजन के संपादक की पैदा की हुई है, वो टेलीविजन के मालिक की पैदा की हुई है। वरना क्या किसी संवाददाता की हिम्मत है कि वो गिद्ध की तरह जाकर रिया चक्रवर्ती के ऊपर पिल पड़े? क्या यह मालिकों और संपादकों की रजामंदी के बगैर होता है? बिल्कुल नहीं होता है। मैं इसको मानने को कतई राजी नहीं हूं। नवीन, मैं बिल्कुल साफ आपसे समझना चाहता हूं कि क्या मीडिया का ये जो बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, क्या वो आर्थिक या कोई रेवेन्यू मॉडल की जो घेराबंदी है उससे बहुत ऊपर जाकर ये राजनीतिक एक औजार में तब्दील हो गया है? नहीं, मुझे लगता है कि टेलीविजन चैनलों के ढांचे की जो बात कर रहे हैं ना, ये दरअसल सवाल को छोड़ देने और अपनी सुविधा के हिसाब से चुनने की चाल है। आप टेलीविजन चैनल की ही क्यों बात करते हैं? आप अखबार की बात क्यों नहीं करते हैं? आप वेबसाइटों की बात क्यों नहीं करते? और अब बहुत हद तक डिजिटल मीडिया से वो चीज दूर हुई है, लेकिन उसको भी आपको लेना पड़ेगा कि अखबार का ही ढांचा क्या है। टेलीविजन चैनल तो बाद में आया। आपने पूरे तरीके से जिस सिस्टम में रहे वहां आपने एक समाजवादी ढांचा तैयार किया, उसके हिसाब से अपने मुद्दे चुने, उसको फायदा पहुंचाने के लिए आपने विमर्श तय किए। अल्टीमेटली गोल सत्ता है। कोई भी टेलीविजन चैनल, कोई भी अखबार सत्ता से दूर होने का जोखिम नहीं ले सकता, और आज की तारीख में तो बिल्कुल नहीं ले सकता। तो अगर आप यह कह रहे हैं कि टेलीविजन चैनलों का ढांचा बड़ा करप्ट है और अखबारों का ढांचा बड़ा पवित्र है, यह बिल्कुल नहीं है। आप नीचे से ऊपर तक देख लीजिए, ढांचा जैसा कुछ है ही नहीं। दरअसल न्यूज रूम के भीतर, वो चाहे अखबार हो चाहे टेलीविजन चैनल हो, वो ढांचा बुरी तरीके से चरमराया हुआ है। उसका एक खास पैटर्न है। आप उस पैटर्न की बात करेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन उस पैटर्न पर हम बात करना नहीं चाहते, क्योंकि बात टीआरपी, जो आपने थोड़ी देर पहले कहा ना, टीआरपी, उसी पैटर्न से मुंह मोड़ने की कोशिश है। अखबार से लेकर टेलीविजन चैनल तक अपनी टीआरपी के गुलाम नहीं है, दरअसल उस फायदे के गुलाम है जो सत्ता के करीब जाने में और उसको बड़ा बनाने में उसको मिलना चाहिए। वो मानता है कि ये तो हमारा हक है और हम इसी के लिए काम करते हैं। एक लाइन में बात केवल इतनी है कि आज का टेलीविजन चैनल और आज का अखबार, खासकर हिंदी अखबार, वो अपने पाठकों के प्रति, दर्शकों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। उसका कोई कमिटमेंट जर्नलिज्म को लेकर नहीं है। उसका कमिटमेंट पूरी तरीके से 100% सरकार के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, आरएसएस के प्रति है। और ये सारे टेलीविजन चैनल और अखबार इन तीन समूहों के पिट्ठू की तरह काम कर रहे हैं, गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। और गुलामों की सोच नहीं होती है, गुलाम सिर्फ ऑर्डर फॉलो करता है। और यह हमारी सभ्यता ने हमको बताया है कि गुलाम जो है उसको बनाया ही इसे, गुलाम वो हुआ ही इसलिए है क्योंकि पहले उसकी सोच को मारा गया है। तो पहले अखबारों को गुलाम बनाया गया, फिर टेलीविजन चैनलों को गुलाम बनाया गया, और अब दर्शकों और पाठकों को गुलाम बनाना शुरू किया जा चुका। उसकी कोशिश हो रही है, और यह कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि जब तक आप नागरिक बने रहेंगे, जब तक आप सिटीजन बने रहेंगे, तब तक आप सवाल भी करेंगे, आप सोचेंगे भी, और आप उसको ढांचे को बदलने की कोशिश भी करेंगे। तो सोच पर हमला कोशिश है। सोच पर हमले के लिए यह सारा कुचक्र रचा जा रहा है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, यह एकदम साफ साफ बात है। इसको हम समझ लेंगे तो बेहतर होगा। और एमके मेनू, मैं आपसे अपने दोनों जो अतिथि हैं, मेहमान हैं, उनकी बात आपने सुनी है। आप कैसे देखते हैं ये, क्योंकि आपने टीआरपी पर काफ़ी काम किया है, आपने काफ़ी आपने रिसर्च वगैरह भी की थी एक बार इस पर, तो कैसे देखते हैं इस पूरे टीआरपी के इशू को? जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के मामले को कुछ टीवी चैनलों ने चलाया, हर रोज़ 5-5, 6-6, 7-7 घंटे, ऐसे वक्त जब कोविड, जो कोरोना की जो महामारी और उसका जो अर्थव्यवस्था पे जो असर पड़ा, और चाइना और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर में जो टेंशन, इतने बड़े बड़े मुद्दे चल रहे थे, उसके बीच में जिस तरह इसको चलाया, तो साफ ये तो पहला मकसद तो ये साफ जाहिर होता है कि ये सरकार कुछ चैनलों को अपने तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही थी और एजेंडा, अटेंशन डाइवर्ट कर रही थी कि जो और
जो नेशनल मुद्दे हैं और जो बहुत ही मतलब प्रेसिंग जैसे मुद्दे, बहुत ही खास जो और इश्यूज से अटेंशन डाइवर्ट करने की बात ज़रूर रही होगी मेरे हिसाब से। ये मेरे हिसाब से प्राइमरी मोटिव रहा होगा, क्योंकि उस वक़्त टीआरपीज़ किस तरह होंगी उस वक़्त शुरू में तो शायद पता भी नहीं रहा होगा इनको, उसका अंदाज़ा भी नहीं रहा होगा। तो पहला मकसद पॉलिटिकल मेरे हिसाब से है, और जाहिर है उसका प्रमाण अभी नीतीश कुमार जी ने, जेडीयू ने इस मुद्दे को बिहार इलेक्शन से में अडॉप्ट करके पूरा उसका एक प्रमाण दिया है। और मेरे हिसाब से बीजेपी और जेडीयू इसको बिहार से जोड़ना चाहते थे, और भी कई जो पॉलिटिकल जो मुद्दे थे, जो नेशनल लेवल के मुद्दे जिस पे सवालात उठाए जा रहे थे, जैसे अर्थव्यवस्था पे उठाए जा रहे थे, कोरोना, और ये जिस ऐसे टाइम पे जब ये चल रहा था टीवी में, कोरोना महामारी के जो केसेस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे थे दुनिया में, तो ये इससे जाहिर होता है कि मकसद वही था, लोगों के अटेंशन को किसी और मुद्दे की तरफ ले जाना, का नया डिबेट खड़ा करने का मुद्दा था। और एक पॉलिटिकल मुद्दा इसमें हो सकता है, जो मैं अनुमान लगाता हूं कि एक बहुत ही वरिष्ठ आरएसएस के लीडर जो बीजेपी में डेपुटेशन में है, मुरलीधर राव, उनका ट्वीट मैंने देखा करीब एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, कि ये मामला बॉलीवुड के जो कल्चर को बदलने का भी है, और किस तरह, तो एक किस्म से संघ परिवार का एक बॉलीवुड पे हमेशा नज़र भी रहा है कि इसको किस तरह एक किस्म से हिंदुआइज किया जाए, और किस तरह इसको एक कंजर्वेटिव कल्चर के तहत इसको बिल्कुल किसी तरह बांध दिया जाए। तो ये मामला भी है। जैसे अमेरिका में 1960 में एक सेनेटर मकार्थीज़म, जो हॉलीवुड पे जो मकार्थी का जो खास जो मकार्थीज़म बोलते हैं, जिससे एक किस्म का एक माइंड कंट्रोल करने की कोशिश की थी, वो मेरे ख्याल हिंदुस्तान में भी वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। टेलीविजन चैनलों के कंटेंट को इस कदर रौंदने और टेलीविजन को एक यूं कहा जाए कि व्यर्थता बोध का, या यूं कहा जाए कि चीज़ों को बिल्कुल हाशिए पर डाल देने का, जो जरूरी चीज़ें हैं समाज की, देश की, मनुष्यता की, उनको ढकेलने का जो एक इतना बड़ा औजार बना है, तो ये आप कैसे इसको देखते हैं? क्या ये टीआरपी का केवल, ये रेवेन्यू मॉडल का केवल एक पेंच है, या इसमें एजेंडा सेटिंग, पॉलिटिकल औजार बनने का जो पहलू है वो ज़्यादा डोमिनेंट है? तो जैसा मैंने कहा, ये जो टेलीविज़न चैनलों ने जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड और उनकी जो गर्लफ्रेंड रिया के बारे में जिस तरह की प्रोग्राम्स चलाए, रोज़ के रोज़ स्टोरीज़, उसका मकसद शुरू में तो पॉलिटिकल था, और ये साफ दिख रहा था कि केवल दो या तीन चैनल एक ही लाइन लेके पूरा रिया चक्रवर्ती और उसकी फैमिली को बिल्कुल एक डिमोनाइज किया जा रहा था, और एक मर्डर का केस बिल्ड शुरू में किया जा रहा था। ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, फिर बाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीबीआई भी आई बीच, उसके बाद बड़ी मांग हुई सीबीआई की। फिर सीबीआई आने के बाद अब तो लगता है कि सीबीआई भी शायद इस नतीजे पे पहुंच रही है कि ये कोई मर्डर का मामला नहीं है, ये कुछ अखबारों ने रिपोर्ट करा है। मैं तो इसका मुझे खास पूरा कंक्लूसिव वो नहीं है, मगर मैं अखबारों के रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। तो क्योंकि अब मर्डर का केस नहीं बन रहा, तो अब बिल्कुल एक ड्रग्स के केस की तरफ पूरा टीवी चैनल्स चले गए, और ख़ासकर इसमें रिया चक्रवर्ती की फैमिली को पूरी तरह टारगेट किया जा रहा है, ये साफ दिख रहा है। और इसका जो, जैसे मैंने बताया, इस्तेमाल पॉलिटिकल के मकसद इसमें है पूरा। बिहार में नीतीश कुमार, बीजेपी जो गठबंधन है, उन्होंने ऐलान कर दिया इसका पूरा इस्तेमाल बिहार इलेक्शन में होगा। मगर एक समय में आके ये टीआरपी का भी गेम बना, क्योंकि शुरू में तो खैर कुछ चैनल्स को अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि इस पे कितना एक बड़ा लोगों को इस केस के ज़रिए
किस तरह टेलीविज़न की तरफ आकर्षित, प्रोग्राम की तरफ आकर्षित कितना हो सकता है। मगर बाद में ज़रूर TRPs बढ़ी कुछ चैनलों की, और कुछ चैनल जो पहले नंबर 1 पे नहीं थे वो अब नंबर 1 पे आ गए और पूरा विज्ञापन दे रहे हैं कि अब वो किस तरह नंबर 1 में आ गए हैं। अब उस वजह से वो इस मुद्दे को छोड़ भी नहीं रहे हैं, चाहे अब ड्रग्स का ही मामला क्यों ना चल रहा हो। अब नया मुद्दा ये बन गया कि बॉलीवुड उन्हीं टेलीविज़न चैनल जो शुरू में मर्डर थ्योरी पे पूरा फोकस थे, बाद में वो एक नए थ्योरी पे उनका पूरा फोकस शिफ्ट हुआ कि किस तरह बॉलीवुड में एक चैनल तो ने ये शुरू कर दिया कि अभियान बॉलीवुड में किस तरह पाकिस्तान पूरे अपनी ड्रग्स का जाल फैला रही है बॉलीवुड में या बॉम्बे में। तो ये बात तो पहले थी नहीं। तो अब किस तरह बॉलीवुड में ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह वहाँ पे एक बहुत ही एक कल्चरल पोल्यूशन जिसे कहते हैं, सांस्कृतिक एक डिजेनरेशन का माहौल बॉलीवुड में पैदा हुआ है। और इस पे संघ परिवार इससे काफ़ी खुश है, इस इन्वेस्टिगेशन की लाइन से। तो साफ दिख रहा है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी इसमें पूरी तरह जुटी हुई हैं। मैं तो कहूँगा सारे इतने ED और CBI और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर्स भी इनको भी शायद एडिक्शन हो गया आजकल टेलीविज़न का। जहाँ भी जाते हैं उतरते ही पूरा TV चैनल उनके पीछे पीछे चल पड़ती हैं। किसी के घर चले जाते तो रेड हो गया, बताती हैं कि बहुत बड़ा रेड हो गया, हालांकि उस रेड से कुछ मिलता है नहीं कुछ। सो ये तो मामला है। और ये पूरा इसका एक पूरा ड्रामेटाइजेशन हो रहा है पूरे देश में। उसका कुछ लोग पॉलिटिकल फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ टेलीविज़न चैनल TRPs बढ़ा रही हैं अपना, और कुछ चैनलों ने उसकी खिलाफत भी करी है। कुछ चैनलों ने सच्चाई का भी वो किया है, अपने असली सच क्या है इसमें, और थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू भी ले रहे हैं कुछ चैनल। खासकर जो रिया चक्रवर्ती का जो पहला इंटरव्यू किया गया मेरे ख्याल इंडिया टुडे ने, वो बिल्कुल पहली बार ही था कि एक दूसरे तरफ का वर्जन लिया गया। जर्नलिज्म में हालांकि दोनों तरफ का वर्जन लिया जाता है, मगर ये तो पहली बार ही हम देख रहे हैं कि कुछ चैनलों ने दूसरे रिया चक्रवर्ती का तो वर्जन ही नहीं लिया उनका कोई, और फिर एक चैनल ने जाके शुरू किया तो फिर उनकी बात भी आगे आई। तो कुल मिला के एक पत्रकारिता के लिए, जर्नलिज्म के लिए बहुत ही मैं क्या कहूँगा कि एक बहुत एक एम्बैरेसिंग एपिसोड है, और कोई गर्व करने वाला एपिसोड बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आपने हमारे सारे मेहमानों की बात सुनी। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप क्या नतीजा निकालते हैं। और मैं समझता हूं कि हमारे दर्शक, हमारे श्रोता बहुत समझदार हैं, लेकिन समझदार होने से बात नहीं बनेगी जब तक आप समाज के बड़े हिस्से तक ये समझदारी नहीं ले जाते हैं अपनी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा का समापन करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।